भीषण दोपहर में शांति कुंज के खेत में विजय हल चला रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, कब तक मैं ऐसे दूसरों के खेतों पर ही मेहनत करता रहूंगा? न जाने कब मेरे पास खुद का खेत होगा। विजय लगातार काम करता रहा और तभी वहाँ पर खेत का मालिक दिनेश आ गया। अरे, अभी तक तूने काम खत्म नहीं किया? बस कर रहा हूँ मालिक, थोड़ा ही रह गया। कितना धीरे काम करता है तू। इस बार मैं तेरे पैसे काट कर दूंगा। मालिक, इतना बड़ा खेत है और मैं अकेला काम करने वाला हूँ, समय तो लगेगा ही ना। ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। भूल मत, और भी बहुत लोग हैं जिनको मैं पैसा देकर काम करवा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो बस कह रहा था कि आप पैसे मत काटो, मैं जल्दी से जल्दी सारा काम कर दूंगा। दिनेश वहाँ से चला जाता है और विजय बेचारा लगातार काम करता रहता है। महीना खत्म होने को आता है और दिनेश विजय को पैसे दे देता है। मालिक, ये पैसे तो कम है। तो तेरा काम भी तो कम है। कितने धीरे धीरे काम किया है तूने। पर मालिक, काम तो पूरा किया है ना, फिर आपने मेरे पैसे क्यों काटे हैं? इतने दे दिए वो भी बहुत है, वरना तेरे जैसे चींटी की रफ्तार से काम करने वाले को तो ये भी नहीं देने चाहिए। पर मालिक, आप जानते हैं ना कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत होती है। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो पैसे जो दिए हैं ना वो भी वापस ले लूंगा, समझा? दिनेश की बात सुनकर विजय चुप हो जाता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन्हें लेकर वो घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी प्रिया उससे बोलती है, जी आ गए आप? आज आपको पैसे मिलने वाले थे ना? हाँ, पैसे मिल गए हैं। पर प्रिया, हाँ। पर क्या जी, पैसे दीजिए ना, घर में राशन नहीं है, राशन लेकर आना है। पैसे पूरे नहीं मिले हैं मुझे, मालिक ने पैसे काट लिए हैं मेरे। जी क्या, पैसे काट लिए? पर क्यों काट लिए? उनका कहना है कि मैं काम रफ्तार से नहीं करता हूँ। लोगों को बस गरीबों को ठगने और पागल बनाने का मौका चाहिए होता है। अब जो पैसे मिले हैं उसी से तुम थोड़ा बहुत राशन ले आओ, बाकी देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। विजय पैसों को प्रिया को दे देता है और खुद थोड़ा आराम करने लग जाता है। विजय के घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। ऐसे ही एक दिन विजय के घर पर उसका चचेरा भाई आलोक आता है। हाँ, विजय भाई, कैसे हो तुम? बस आलोक, ठीक ठाक चल रही है जिंदगी, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। घर के हालात तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं भाई। मेरी मान तो भाई, तू कोई काम कर ले मेरे साथ शहर जाकर। नहीं नहीं, मैं शांति कुंज छोड़कर शहर नहीं जा सकता, और फिर तेरी भाभी को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। अरे तो फिर कोई अपनी जमीन खरीद ले और उस पर खेती कर, फिर जो मुनाफा होगा कम से कम वो तेरी जेब में तो जाएगा। खेत खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो एक रुमाल खरीदने के भी पैसे नहीं है। पैसे की मदद मैं तुझे कर देता हूँ, तू जमीन ढूंढना शुरू कर और जो पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा। पर भाई, अगर खेती अच्छी ना हुई, मुनाफा ना हुआ, तो तेरे पैसे कैसे लौटाऊंगा? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस अपने लिए कोई जमीन या फिर खेत देखना शुरू कर, बाकी मैं सब अपने आप देख लूंगा। इतना बोलकर आलोक वहाँ से चला जाता है और विजय अपने लिए जमीन देखना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में वो शांति कुंज के काफी लोगों से बात करता है और एक दिन मनोज नाम का आदमी विजय के घर आता है और बोलता है, अरे विजय, तू अपने लिए खेत देख रहा था ना? हाँ, देख तो रहा हूँ, कहीं कोई खेत मिल ही नहीं रहा है। एक खेत है, बहुत बड़ा है और मिट्टी भी बहुत अच्छी है वहाँ की। अच्छा, तो वो खेत का मालिक उसे बेचना चाहता है क्या? हाँ, बेचना तो चाहती है और खेत की कीमत भी बहुत कम ही मांग रही है। सच बोल रहा है क्या तू? चल मुझे ले चल। किसका खेत है, कौन है? अरे कोई बुजुर्ग महिला है, उसी का खेत है। मैं तुझे लिए चलता हूँ, जल्दी चल मेरे साथ। मनोज विजय को लेकर शांति कुंज से बाहर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ सरला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। दोनों झोपड़ी के अंदर जाते हैं और सरला देवी बोलती हैं, जी कहिए, क्या काम है आपको? अरे अम्मा, आप अपना खेत बेचना चाहती हैं ना, जो हमारे गांव में है? हाँ, बेचना तो चाहती हूँ।
पर कौन खरीदना चाहता है उसे? मैं खरीदना चाहता हूँ अम्मा जी। बताइए क्या कीमत देनी पड़ेगी मुझे उस खेत की? जो तुम सही समझो वही दे देना, मेरी कोई डिमांड नहीं है। विजय मनी मन सोचता है कि कहीं जमीन बंजर तो नहीं है। चिंता मत करो बेटा, मेरे खेत की मिट्टी में कोई कमी नहीं है। जो भी खेती करोगे ना, बहुत खिलकर आएगी। आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूँ अम्मा? तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ ना, इसलिए तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। इतना कहकर विजय और मनोज वापस अपने घर आ जाते हैं। विजय आलोक को फोन लगाकर पैसे लाने के लिए कहता है। अगले दिन आलोक और विजय सरला देवी के घर जाकर उन्हें पैसे दे देते हैं और सरला देवी बोलती हैं, ठीक है बेटा, आज से ये खेत तुम्हारा हुआ। आपका शुक्रिया अम्मा, लेकिन अब आपका गुजर बसर कैसे चलेगा? मेरा गुजारा अपने आप चल जाएगा, मेरी चिंता तो मत करो बेटा। अब तू बस खेती करने पर ध्यान दे। सरला देवी के घर से निकलकर विजय और आलोक खेत में पहुंचते हैं। कब से मेरी चाहत थी कि मेरा खुद का खेत हो। कितने वक्त के बाद मुझे मेरा खुद का खेत मिला है। अब मैं जी तोड़ मेहनत किया करूंगा। मुझे पता है भाई, और मैं चाहता हूँ कि तेरी मेहनत खूब रंग लाए और तू इस गरीबी के दलदल से बाहर आ जाए। तेरा भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे खेत दिलवाने में। सच में ये जमीन मेरे लिए किसी सोने से कम नहीं। अरे मैं सब जानता हूँ, अब तू बस मन लगाकर खेती करने का काम कर। रात को आलोक घर में प्रिया के हाथ का खाना खाता है। भाभी, अब देखना घर के हालात कैसे अच्छे होते हैं। सच में देवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे पति की मदद की। कोई बात नहीं, अब कल सुबह मैं शहर चला जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन सुधर चुका होगा। अगले दिन आलोक शहर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विजय खेत में काम करना शुरू कर देता है। पूरे शांति कुंज में सबसे बड़ा खेत विजय के पास ही था, जिस वजह से गांव के विक्रम और तरुण उससे जलन करते थे। इस फटीचर विजय के पास इतना पैसा कहां से आ गया जो इतना बड़ा खेत खरीद लिया है? सच में, इसे देखो, ये अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा खेती करेगा। लोगों की बातों से बेखबर विजय आराम से अपने खेत में काम करता है। कई महीने गुजर जाते हैं और विजय इस बार अपने खेत में फूल गोभी उगाता है। उसकी फसल बहुत अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। विक्रम और तरुण दोनों ही विजय के खेत में उसकी फूल गोभी देखने आते हैं। क्या बात है, फूल गोभी तो एकदम हीरे जैसी चमक रही है। सच में? कोई खास बीज डाला था क्या फूल गोभी का भाई तुमने? नहीं, जो बीज तुम इस्तेमाल करते हो ना, वही बीज मैंने इसमें डाला है। चलो बढ़िया है, इस बार तो अच्छी कीमत मिल जाएगी तुम्हें फूल गोभी की। विक्रम और तरुण वहां से चले जाते हैं। फसल काटने से ठीक एक दिन पहले ही रात को बहुत जबरदस्त तूफान आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज रात कैसा तूफान आ रहा है? मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। चिंता कैसे न करूं? इतनी मुश्किल से खेत मिला है, मुझे पता है सब बर्बाद हो जाएगा सुबह तक। पूरी रात तेज बरसात के साथ ओले भी गिरते हैं। अगली सुबह जब प्रिया और विजय खेत में पहुंचते हैं तो खेत का हाल देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विजय के खेत में इतनी बारिश, ओले और हवा चलने के बाद भी खेती बिल्कुल सही थी। वहीं दूसरी तरफ शांति कुंज के बाकी लोग अपनी फसल खराब होने के लिए मातम मना रहे होते हैं। तभी विक्रम और तरुण आते हैं। अरे भैया, ये कैसा चमत्कार है? तुम्हारे खेत की फूल गोभी तो एकदम सही सलामत है। अरे वही तो, कुछ बर्बाद ही नहीं हुआ। लगता है भगवान ने हम गरीबों पर अपनी कृपा रखी है, इसलिए हमारे खेत को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमारे खेत बर्बाद हो गए, अब हम क्या करेंगे? आप सब चिंता मत करो, इस बार की फसल मैं मंडी में नहीं बेचूंगा, बल्कि आप सब लोग मेरे खेत में से फूल गोभी ले लीजिए और अपना गुजारा कर लीजिए। विजय और प्रिया की बातें सुनकर सभी गांव वालों के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। मेरी माँ सरला देवी और उनका पति राकेश दोनों ही बहुत ज्यादा सुखी दंपति थे, लेकिन उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। इतनी धन संपत्ति होने का क्या फायदा है अगर हमारे पास कोई संतान ही नहीं है? मुझे संतान चाहिए, वरना मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। पत्नी की बात सुनकर राकेश घबरा जाता है।
गांव में एक सिद्ध तांत्रिक आता है और सरला देवी उसके पास पहुंचती हैं। मुझे संतान की प्राप्ति करवा दीजिए। किंतु तुम्हारे जीवन में संतान का योग नहीं है। तो फिर आपकी सिद्धियां किस काम आएंगी? मैं तुम्हें संतान तो दे दूंगा, पर वो संतान कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन होगा। बोलो, क्या तुम जिन को पाल सकोगी? मैं जिन तो क्या, किसी को भी पाल सकती हूँ। तांत्रिक सरला देवी और राकेश को खेत में ले जाता है और एक हफ्ते की साधना के बाद तांत्रिक एक छोटी सी कांच की बोतल को सरला देवी के हाथों में रखता है। ये लो, ये रहा तुम्हारा पुत्र। इस कांच की बोतल में एक अच्छा जिन कैद है। पर अगर किसी को पता चल गया तो? ये जिन तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रहेगा, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा अंतिम समय नजदीक आ रहा है तो तुम इस कांच की बोतल को लाकर वापस से इसी खेत की जमीन के अंदर गाड़ देना। सरला देवी ने कांच की बोतल खोली और उसमें से इंसानी रूप में एक बहुत ही सुंदर जिन बाहर आया। सरला देवी ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। जब सरला देवी बुजुर्ग हो गईं तो उन्होंने जिन से कहा, मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा समय बचा है, इसलिए अब तुझे मुझे अपने खेत की जमीन में वापस चुकना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है माँ। शर्त? कैसी शर्त बेटा? मैं उस जमीन पर तभी वापस जाऊंगा जब आप उस जमीन को किसी ऐसे इंसान को देंगी जो बहुत ज्यादा ईमानदार होगा। इसके बाद मेरी माँ ने मनोज के हाथों तुम्हारे घर खबर भिजवाई और ये खेत तुम्हें सौंप दिया। मैं जानता था कि तुम मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। यानी कि अब तुम हमारी औलाद हो। चाहो तो मैं तुम्हारी औलाद बन सकता हूँ। ये एक दादी जिन का खेत है और यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। जिन की मदद से विजय अब शांतिकुंज का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, लेकिन विक्रम को विजय से बहुत ज्यादा जलन होती है। ये विजय कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है, इसके पर तो मैं काट कर रहूंगा। एक दिन जब विजय और प्रिया खेत में बैठे होते हैं, तभी वहाँ विक्रम अपने हाथों में जहर मिली खीर लिए पहुँचता है। ये लो, आज मैं तुम दोनों के लिए खीर लेकर आया हूँ। अच्छा किया भाई साहब, बड़े दिनों से खीर खाने का मन भी कर रहा था। दोनों पति पत्नी बड़े ही मजे से खीर खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों का सिर भारी हो जाता है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। ये क्या खिला दिया आपने हमें भाई साहब? मेरा सर बहुत घूम रहा है। तुम क्या मिलाकर लाए थे इस खीर में? विक्रम, सच सच बताओ। इस खीर में जहर मिला हुआ था। अब तू, तेरी पत्नी और तेरा होने वाला बच्चा तीनों मर जाओगे, और उसके बाद तुम्हारी सारी जमीन जायदाद पर मैं अपना हक जमा लूंगा। इतना कहकर विक्रम जोर से हंसता है और विजय और प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? जहर ने तुम दोनों पर असर नहीं किया क्या? तभी खेत की जमीन हिलने लगती है और जिन खेत से बाहर निकलता है। मेरे होते हुए मेरे माता पिता को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है? ये कौन सी बला है तुम्हारे खेत में? बेटा है ये हमारा, इस खेत का मालिक है ये। तुम्हें तो तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और वो भी सब गांव वालों के सामने। ये खेत मेरा है, विजय मेरा पिता है और प्रिया मेरी माँ। अगर गांव वालों में से किसी ने भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो जिन वापस से खेत की जमीन के अंदर ही समा जाता है। थोड़े वक्त बाद प्रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।